रिव्यू FYU जीपी सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका भी सेशन 23 से 27 है, उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट है माइनर ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और दोस्तों देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो अगर देखिए कई बार क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन प्रिंट कर देती है। तो अगर इंग्लिश में भी रहे फिर भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड का जो नीचे सबसे नीचे दिया गया इंस्ट्रक्शन में वहाँ आप जाके पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि आप जो है एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम समझेंगे एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है कि फसल शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको बोलते हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है, क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो फसल शारीरिक यानी फसल शरीर क्रिया विज्ञान पादप शरीर क्रिया विज्ञान की वह अनुप्रयुक्त शाखा है जो फसलों के विकास वृद्धि और उपज के पीछे की आंतरिक प्रक्रियाओं का विज्ञान अध्ययन कराती है। यह केवल पौधों के जीवन को ही नहीं समझती, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि पर्यावरण और प्रबंधन के तरीके को बदलकर प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा फसल शरीर क्रिया विज्ञान है वो हमारा पादप शरीर क्रिया विज्ञान का एक शाखा है, और ये फसल के विकास में वृद्धि में उपज के पीछे इन सभी के प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का मौका देती है हमें। और यह सिर्फ जो है इसके जीवन को ही नहीं समझाती है, साथ ही साथ हमें ये भी समझाती है कि पर्यावरण और प्रबंधन के तरीके से हम जो है अपना उत्पादन को जो है और भी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये है। चलिए आगे देखेंगे कि कृषि में फसल शरीर क्रिया विज्ञान का क्या महत्व रहता है, यानी खेती में जो है वो आपका जो है फसल क्रिया विज्ञान, इसका क्या महत्व रहता है। तो कृषि में इसकी भूमिका को निम्नलिखित मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है, जिसमें हमने एक एक करके लिया। पहला हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की दक्षता में सुधार। फसल की कुल उपज मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि वह सौर ऊर्जा को कितनी बार कुशलता से भोजन में बदलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो फसल है उसका कुल उपज सबसे ज़्यादा जो इसी बात पर निर्भर करता है कि सौर ऊर्जा को कितने अच्छे से वो जो है भोजन में बदल पाती है, प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। यह विज्ञान सिखाता है कि पत्तियों का विन्यास कैसे हो ताकि हर पत्ती को पर्याप्त धूप मिल सके, ठीक है, और यही इसके माध्यम से ऐसी किस्में विकसित हो जाती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है। तो ये पहला महत्व है। आगे दूसरा महत्व है दोस्तों, वो है हमारा कि पोषक तत्वों का अवशोषण और उपयोग। मिट्टी में खाद डालना ही काफ़ी नहीं है, पौधे उसे कैसे सोखते हैं ये भी जरूरी है। तो ये शरीर क्रिया विज्ञान हमें यह बताता है कि विशिष्ट चरणों पर किस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी है और कहाँ उसे जो है लगाना चाहिए। तो ये चीज़, इसमें उर्वरक को सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग सुनिश्चित होता है, जिससे खेती की लागत घटती है। यानी सही समय पर उर्वरक वगैरह कहाँ डालना है, नहीं डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, तो इन सभी चीज़ों का भी बताती है। आगे तीसरा हमारा कि जैविक और अजैविक तनाव प्रबंधन। फसल अक्सर सूखे, पल्ला, उच्च तापमान या फिर जल भराव, जिसको बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, और कीटों यानी कि बायोटिक स्ट्रेस वगैरह का सामना करती है। तो ये जो है आपका ये विज्ञान यानी फिजियोलॉजिस्ट ऐसे रसायनों या फिर किस्मों का पहचान करते हैं जो पोलाइन जैसे सुरक्षात्मक तत्वों का निर्माण कर सूखे की स्थिति को भी अच्छे फसल बचाए रखने में मदद करता है। तो ये है। आगे देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि यह पौधे की तनाव सहनशीलता विकसित करने में भी मदद करता है। आगे जो चौथा हमारा वो है पादप वृद्धि नियमन। हार्मोन जैसे कि ऑक्सीन अयोक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइकोकिनिन्स का कृषि के उपयोग में जो है बहुत ज़्यादा शरीर क्रिया विज्ञान का ही देन है ये। यानी ये सब हार्मोन का जो कृषि में उपयोग रहता है वो शरीर क्रिया विज्ञान का ही देन है। जैसे देख लीजिए, फलों को गिरने से रोकना, कपास या फिर आम के फूल या फिर फलों को झड़ने से रोकने के लिए छिड़काव। फिर है बीज अंकुरण, सुप्ता अवस्था को तोड़कर बीजों की जल्दी अंकुरण सुनिश्चित करने में भी ये सब हार्मोन का काम होता है। फिर है फलों को पकाने के लिए, जो कि एथिलीन आपका जो है वो उसका उपयोग करके फलों को नियंत्रित तरीके से पकाना। तो ये हमारा चौथा था। आगे पांचवा है कि जल उपयोग दक्षता। बदलती वायु
यानी बदलती जलवायु में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। यह विज्ञान रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सिखाता है, ताकि वाष्प उत्सर्जन जो हमारा होता है वो कम हो और पौधा जो है पानी में अधिक जीवित रह सके, अधिक अवशोषित कर पाए और रह सके जिंदा। आगे देखिए, इससे सिंचाई की आधुनिक विधि जैसे ड्रिप सिंचाई वगैरह का प्रभाव समझा जा सकता है, ये हमारा क्रॉप फिजियोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, छठा है सोर्स सिंक संबंध, यानी सोर्स यानी कि पत्तियों को भोजन बनाती है। सिंक यानी कि अनाज हो गया, फल हो गया, कंद हो गया, जहाँ भोजन जमा वगैरह होते हैं, तो ये है। फिजियोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि पत्तियों द्वारा बनाया गया अधिकतम भोजन तने या जड़ों में व्यर्थ ना जाकर सीधे दाने या फिर फलों में स्थानांतरित हो, जिससे दाने का वजन और गुणवत्ता बढ़ती रहे। तो ये फिजियोलॉजी के ही माध्यम से ये सुनिश्चित हो पाता है। आगे जो सातवां है दोस्तों, वो है कटाई के बाद प्रबंधन। फसलों के यानी फसल काटने के बाद भी जीवित रहती है और शोषण करती है, तो ये भी जो है फिजियोलॉजी का ही देन है। शोषण की दर को कम करके फलों और सब्जियों की सेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है, यानी भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज की तकनीकें पूरी तरह से इसी विज्ञान पर ही आधारित है। निष्कर्ष अब देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है, जो हमारा फसल शरीर क्रिया विज्ञान है वह एक इंजन के जैसा है जो आधुनिक कृषि की प्रगति को चला रहा है। इसके बिना ना तो हम हरित क्रांति ला सकते थे और ना ही भविष्य में जो है सदाबहार क्रांति, जिसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, वो भी ला सकते थे। यह मिट्टी, पानी और बीज के बीच एक वैज्ञानिक कड़ी का काम करता है, और वो सब जो हम इसी में पढ़ते हैं, यानी क्रॉप फिजियोलॉजी में ही पढ़ते हैं। आगे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो एंडो मेम्ब्रेन तंत्र क्या है, इसके घटकों की संरचना एवं इसके कामों को लिखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन तंत्र, जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ये कोशिका के भीतर झिल्लीदार अंग होते हैं, यानी मेम्ब्रेनियस ऑर्गनलेस होते हैं ये, ठीक है, का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये जो है ये एक झिल्लीदार अंग का समूह रहता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। यद्यपि इनमें से प्रत्येक अंग की संरचना अलग होती है, लेकिन इनके काम वगैरह आपस में गहराई से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे जो है एक तंत्र या फिर सिस्टम माना जाता है। यानी इनकी संरचना जो है वो अलग होती है, लेकिन ये काम के माध्यम से आपस में जुड़े ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि घटकों की संरचना और इसका काम। तो पहला जो हमारा हो गया वो है अंतःपराद्रवी जालिका या झिल्लीदार नालिकाओं और चपटी थैलियों का एक विशाल जाल होता है जो पूरी तरह कोशिका में फैला रहता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो यह दो प्रकार की होती है। पहला होती है खुरदरी और दूसरा होती है चिकनी। तो खुरदरी, इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं जिससे यह सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखती है, और चिकनी देखा जाए तो इसकी सतह पर, यानी इसकी सतह पर जो है वो राइबोसोम जो होता है वो होता ही नहीं है, जिसके कारण ये जो है चिकनी और नलिकाकार होती है। ठीक है, तो ये दो तरह से इसकी संरचना होती है। काम क्या है इसका, तो देखिए RER, यानी RER जो आपका होता है वो होता है रूट एडिबल रेशियो। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण और विलयन करना इसका काम है। फिर है SER, तो SER जो हमारा होता है ये होता है ठीक है, लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना इसका काम है। यह अंकुरित कोशिकाओं में दवाओं और विषैले पदार्थों को बेअसर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये RER और SER का भी फुल फॉर्म S से कुछ होगा, उसके बाद E जो है एडिबल रेशियो इसी तरह कुछ होता है। ठीक है, S का जो होता है हम कमेंट में पिन कर देंगे। आगे की यह कोशिका को आंतरिक ढांचा भी प्रदान करने का काम करती है। तीसरा जो हमारा हो गया वो है दोस्तों गोल्जी काय। इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसीलिए इसका नाम जो है गोल्जी काय रखा गया। यह चपटी, मुड़ी हुई और एक के ऊपर एक रखी हुई थैलियों का समूह होता है। इसकी संरचना अगर देखा जाए तो ये जो है दो मुख के होते हैं। पहला मुख जो हमारा होता है वो सीस फेस होता है, यानी निर्माणकारी सिरा जो कि ER की तरफ होता है,
और दूसरा जो हमारा होता है वो ट्रांसफेस होता है, जो परिपक्व शिरा जहाँ से पुष्टिकाएं बाहर निकलती है। तो ये दो मुख से जो है इसकी संरचनाएं ऐसी होती है। इसका काम क्या है तो वो देखिए, तो काम होता है पैकेजिंग। ईआर से आए पदार्थों को पुटिकाओं में पैक करना इसका काम होता है। ईआर का फुल फॉर्म आपने अभी ऊपर में देखा, ठीक है। संशोधन देखा जाए तो प्रोटीनों और लिपिड्स के रूपांतरण करना इसका काम होता है। यह लयनकाय यानी लाइसोसोम्स के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये सभी इसके काम हैं और इसकी संरचना जो है दो मुख में होती है। आगे जो तीसरा है दोस्तों हमारा वो है लाइसोसोम यानी कि लयनकाय। ये गोल्जी काय द्वारा बनाई गई छोटी गोलाकार पुटिकाएं होती है, ठीक है। यानी ये जो है छोटी और गोलाकार पुटिकाएं होती है। संरचना इसका देखा जाए तो यह एक जो है इकहरी झिल्ली से घिरी संरचना है, जिसमें लगभग 50 प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे कि लाइपेज, पोर्ट्रीएज और कार्बोहाइड्रेटेज होते हैं। ये एंजाइम जो है अम्लीय पीएच पर सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसकी संरचना ऐसी होती है। काम क्या है इसका, तो काम है कोशिकीय पाचन, यानी बाहर से आए बैक्टीरिया या फिर भोजन का पाचन करना, पहला काम। दूसरा काम हो गया जो है ऑटोफैगी, कोशिका के टूटे फूटे या फिर पुराने अंगों को नष्ट करना ताकि नई संरचना बन सके। तो ये दूसरा काम है, ठीक है। आगे देखिए, विशेष परिस्थितियों में यह पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसलिए इसे जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। अब चौथा है दोस्तों वो रसधानियाँ। कोशिका द्रव जो हमारा होता है उसमें मौजूद झिल्लीदार खाली जगह को रसधानी कहते हैं। यानी कोशिका द्रव में मौजूद झिल्लीदार खाली जगह को रसधानी कहते हैं। और इसकी संरचना जो होती है वो इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में यह केंद्र में स्थित रहती है और कोशिका का बहुत बड़ा हिस्सा ये घेरती है। ये इसकी संरचना है। काम क्या है दोस्तों, तो काम देखिए इसका जो है वो है भंडारण पहला, यानी जैसे हो गया पानी, खनिज लवण, उत्सर्जी पदार्थ और शर्करा वगैरह का संचय करना, पहला काम है इसका। फिर है अस्फीति दबाव, पादप कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखना जिससे कोशिका फूली हुई और सख्त रहती है, ठीक है। तो ये दूसरा काम है। आगे देखिए कि अमीबा जैसे जीवों में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन में भी मदद करती है। तो ये सभी जो हमने देखा वो इसके कार्यों के बारे में, संरचना के बारे में देखा। अब देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन तंत्र की कार्य प्रणाली। तो इस तंत्र का समन्वय जो है वो इस प्रकार होता है। पहले जो है आपका वो ईआर प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है। ये पदार्थ पुटिकाओं के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे में प्रवेश करने का भी काम करता है। इसका कार्य प्रणाली हम लोग देख रहे हैं, यानी कैसे काम करता है। गोल्जी काय में इनका प्रोसेसिंग और पैकेजिंग होता है। तैयार उत्पाद को पुटिकाओं के माध्यम से या तो कोशिका के बाहर भेज दिया जाता है या तो लयन का यानी लाइसोसोम बन जाते हैं या रसदानी में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीका से ये कार्य करता है, इसकी कार्य प्रणाली है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों, तो लिखा है कि आपका जो एंडोमेम्ब्रेन तंत्र है उसकी कोशिका के उन अंगों का समूह, यानी एंडोमेम्ब्रेन तंत्र जो है वो कोशिका का एक अंग का समूह है जो मिलकर काम करने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन और लिपिड बनाना, उसे पैक करना, सही जगह पर पहुंचाना। यह तंत्र कोशिका के भीतर सामान के निर्माण से लेकर उसके वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये है एंडोमेम्ब्रेन तंत्र, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जल विभव यानी कि जिसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल क्या है, इसके घटक एवं पादपों में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए आंसर है कि ऊष्मागतिज यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के अणुओं में मुक्त ऊर्जा होती है। जल के अणुओं की इसी मुक्त ऊर्जा को जो है जल विभव कहा जाता है। यह एक ऐसी मापन इकाई है जो यह निर्धारित करती है कि जल एक तंत्र से दूसरे तंत्र में किस दिशा में यानी प्रवाहित होती है। तो ये हमारा जल विभव था। और इसका संकेत जो है दोस्तों वो इसे ग्रीक अक्षर साई यानी कि ऐसे यानी इस यानी कि ये जो आपका जो है इसी तरह जो है इसका सिंबल रहता है। ये हमने ऐसा बनने वाला नहीं था कुछ, तो हमने इसे ले लिया, इसी तरह इसका सिंबल होता है, ठीक है।
इकाई इसका देखा जाए तो इसे दबाव की इकाई जैसे कि पास्कल में, मेगा पास्कल में या फिर बार में मापा जाता है। मानक के रूप में तो शुद्ध जल का जल विभव जो है सबसे अधिक होता है, जिसे 0 या फिर 0 माना गया है। आगे देखेंगे कि जल विभव के विभिन्न घटक के बारे में, यानी कितने प्रकार के घटक हैं ये देखेंगे हम लोग। तो पौधों में जल विभव मुख्य रूप से 3 या 4 घटकों के योग से बनता है, जिसमें पहला हो गया हम लोग का विलय विभव, और इसे हम लोग जो है पारासरणी विभव भी बोलते हैं, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। जब शुद्ध जल में शर्करा या फिर खनिज जैसे विलय मिलाए जाते हैं तो जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारा पारसरणी विभव है। इसमें देखिए लिखा है कि विलय की सांद्रता जितनी अधिक होगी जल विभव उतना ही अधिक ऋणात्मक होगा, यानी उतना ही अधिक नेगेटिव होगा। यह जल के अणुओं की गति को धीमा करता है। तो ये पहला था हमारा, ठीक है, विलय विभव। दूसरा है दोस्तों दाब विभव। यह जो है वो भौतिक दबाव है जो कोशिका के भीतर जल द्वारा कोशिका भित्ति पर डाला जाने वाला दबाव है। ठीक है, देखिए जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो यह जो है अस्फीति दबाव पैदा करता है, जिससे जल विभव का मान जो है वो धनात्मक हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि जाइलम में जल के खिंचाव के समय यह ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी जाइलम में जो है अगर जल का खिंचाव हो रहा है तो ये ऋणात्मक भी हो सकता है। तीसरा जो है वो गुरुत्वीय विभव, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाला विभव है। छोटे पौधों में यह जो है 0 होता है, लेकिन बहुत बड़े पेड़ जैसे कि सिकोया वगैरह पेड़ है तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पानी की गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ना होता है, यानी ऊपर चढ़ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण विभव होता है, गुरुत्व विभव। चौथा हमारा वो है मात्रिक विभव। तो यह जल के अणुओं और कोलाइडल सतहों जैसे कि मिट्टी के कण या फिर कोशिका भित्ति के बीच आकर्षण बल के कारण होने वाला ये विभव है, और ये हमेशा जो है वो ऋणात्मक ही होता है। तो ये सभी था हमारा। ठीक है, आगे देखिए कि पादप जीवन में जल विभव का क्या महत्व है वो देखेंगे। जिसमें पहला महत्व जो है वो है कि जल के अवशोषण की दिशा। जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। मिट्टी का जल विभव जो है वो जड़ की कोशिकाओं से अधिक होता है, जिसे पानी स्वतः ही जड़ों में प्रवेश कर जाता है। तो ये पहला महत्व होता है, पादप जीवन में। दूसरा जो हमारा है दोस्तों वो है रंध्रों की क्रिया प्रणाली। तो पत्तियों में रक्षक कोशिकाएं अपने जल विभव को बदलती है। जब रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन यानी K+ जमा होते हैं तो उसका विलय विभव कम हो जाता है, जिससे पानी अंदर आता है और रंध्र खुल जाते हैं। इसके विपरीत होने वाला रंध्र बंद हो जाता है, यानी एक तरफ रंध्र खुल जाते हैं और इसके विपरीत वाला रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो है रंध्रों की कार्य विधि में भी काम सहायक देता है, महत्व निभाता है। आगे तीसरा है कि कोशिका वृद्धि और विस्तार में। तो कोशिका के बढ़ने के लिए अस्फीति दबाव आवश्यक है। उच्च जल विभव के कारण जब पानी कोशिका में आता है तो यह दबाव डालता है जो कोशिका भित्ति को खींचता है, और पौधे की वृद्धि में भी ये मदद करने का काम करता है जल विभव। आगे चौथा है दोस्तों कि वाष्पो उत्सर्जन खिंचाव। पत्तियों की सतह से पानी उड़ने पर वहाँ का जल विभव बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही ऋणात्मक हो जाता है। यह एक नेगेटिव प्रेशर बनता है जो जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर तक पानी खींचने की शक्ति प्रदान करने का काम करता है। तो ये इसमें भी जो है महत्व निभाता है। आगे देखिए प्रतिकूल मौसम में उत्तर जीविता। ठीक है, यानी कि सूखा हो गया या फिर लवणीय मिट्टी में पौधे अपनी कोशिकाओं में प्रोलीन या फिर अन्य कार्बनिक यौगिक जमा करके अपना बहुत कम कर लेते हैं, जिससे वे मिट्टी से पानी खींचने की क्षमता बनाए रखते हैं, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता है। तो ये सभी जो है जल विभव का पादप जीवन में महत्व होता है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि जल विभव वह मूलभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर पौधे की पूरी हाइड्रोलिस काम करती है। यह एक केवल पानी सोखने में मदद नहीं करता, बल्कि पौधे के ढांचे को मजबूत प्रदान करने, भोजन पहुंचाने
और बाहरी वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ी अनिवार्य के रूप में काम करता है। तो ये हमारा था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया, प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आंसर है दोस्तों कि वाष्प उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के जीवित वायवीय भाग से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में विसर्जित होता है। एक औसत पौधा अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए कुल जल का केवल 1 से 2% ही अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करता है, जबकि जितने बाकी जो 98 से 99% है वो जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा उड़ा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी जल वाष्प उत्सर्जन का मतलब ये हुआ कि जो धरती पर जल है, ठीक है, जो पौधे वगैरह जीवित वगैरह के लिए जो जल की मात्रा उसमें होती है, उसमें जो है वो अवशोषित करके वायुमंडल में जाना ही हमारा जो है वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। पौधे जो है अपनी विकास वगैरह के लिए 1 या 2% ही जो है जल का उपयोग करती है। बाकी का जो जल है 98 से 99% वो जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा वातावरण में चल जाता है। आगे देखेंगे वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों पे स्थित रंध्रों के खुलने और बंद होने पर ही ये निर्भर करती है। इसकी प्रक्रिया के जो चरण है वो 3 चरणों में इसे समझा जा सकता है। यानी ये जो है पत्तियों के रंध्र जो होते हैं उसके खुलने या फिर बंद होने पर निर्भर करती है, ठीक है। इसमें पहला हमारा कि अंतः शोषण और वाष्पीकरण। पत्तियों की मोसोफिल कोशिकाओं की सतह से पानी जो है वाष्पित होकर कोशिकाओं के बीच की रिक्त स्थान में जमा हो जाते हैं। यानी क्या होता है, जो पत्तियों की मोसिफिल है, यानी मोसिफिल कोशिका की सतह से पानी जो है वाष्पित हो जाता है और कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ जाके जमा हो जाता है। फिर है दोस्तों विसरण यानी डिल्यूजन। जब रंध्र खुलते हैं तो पत्तियों के अंदर की उच्च सांद्रता वाली जल वाष्प बाहर की कम सांद्रता वाली हवाओं की ओर जो है विसरित हो जाता है, ठीक है। फिर आगे है कि वाष्प उत्सर्जन खिंचाव। जैसे ही पानी उड़ता है जाइलम वाहिकाओं में एक तनाव या फिर खिंचाव पैदा होता है, जिससे वाष्प उत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। यानी कि पानी जैसे ही उड़ता है, यानी जैसे ही वाष्प उत्सर्जन के लिए जाता है तो जाइलम में जो है जाइलम वाहिकाओं में एक तनाव जैसा खिंचाव जैसा पैदा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन खिंचाव बोलते हैं। और यह खिंचाव जो है वो जड़ों से पानी को सैकड़ों फीट ऊपर तक खींचने का काम करती है ये, ठीक है। आगे देखेंगे वाष्प उत्सर्जन के प्रकार के बारे में। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन 3 अलग मार्गों से होता है। पहला होता है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। यह पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर मौजूद सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। कुल वाष्प उत्सर्जन का लगभग जो है 90 से 97% हिस्सा जो है इसी मार्ग से जो है वाष्प उत्सर्जन किया जाता है। आगे दूसरा जो है हमारा जो है दोस्तों उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन, यानी त्वचा से, यानी कि पौधे के त्वचा से। तो पत्तियों की बाहरी त्वचा पर क्यूटिकल नामक एक मोमी परत होती है। यद्यपि यह पानी रोकने के लिए होती है, फिर भी कुछ पानी यहाँ से रिस जाते हैं और वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में चल जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। यह कुल वाष्प उत्सर्जन का 3 से 10% होता है, यानी जितने भी जल का वाष्प उत्सर्जन होता है उसका 3 से 10% इसके माध्यम से होता है। तीसरा हमारा जो है दोस्तों वो है वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। कष्टयुक्त तनों और फलों की छाल में पाए जाने वाला लेटिसेल्स के माध्यम से बहुत कम मात्रा में जल की हानि होती है और यहाँ से जो है वाष्प उत्सर्जन 0.1% से भी कम होता है। तो ये 3 चरण के माध्यम से जो है वाष्प उत्सर्जन होता है। आगे देखेंगे कि वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है। तो वैज्ञानिक जो हमारा थे जिसका नाम था कर्टिस, ठीक है, कर्टिस ने इसे जो है एक आवश्यक बुराई कहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह अत्यधिक जल की हानि भी करता है और इसका महत्व निम्नलिखित है। यानी वैज्ञानिक जो हमारा थे जिसका नाम था कर्टिस, उसने ये कहा है कि ये एक आवश्यक बुराई है
क्योंकि इसके बिना कोई भी पेड़ वगैरह पौधे वगैरह जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसमें जो है जल की हानि भी होती है, जल की जो है नुकसान भी होती है और इसका महत्व निम्नलिखित है, जिसमें पहला महत्व हो गया रसारोहण। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जाइलम में जल का एक अटूट स्तंभ बना रहता है, जिससे पानी और खनिज लवण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर चढ़ते हैं। तो ये पहला महत्व है। दूसरा है कि खनिज अवशोषण और वितरण। मिट्टी में घुले खनिज तत्व पानी के साथ पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंच जाते हैं, तो ये दूसरा महत्व है। आगे जो हमारा महत्व है दोस्तों वो है तापमान नियंत्रण। वाष्पोत्सर्जन के दौरान होने वाला वाष्पीकरण पौधे की सतह को ठंडा रखता है। यह कूलिंग इफेक्ट पौधे को तेज धूप और लू वगैरह से बचाने का भी काम करता है, यानी कि तापमान को नियंत्रण करने का भी काम करता है वाष्पोत्सर्जन। आगे है कोशिका स्फीति। यह कोशिकाओं में पानी का संतुलन बनाकर उन्हें फुलाए रखता है, जिससे पत्तियां जो है वो फैली रहती है और प्रकाश संश्लेषण अच्छे से हो पाता है। तो ये काम करता है, ये महत्व निभाता है। आगे है अतिरिक्त जल का निकास। पौधा अपनी आवश्यकता से अधिक सोखे हुए जल को इस प्रक्रिया से बाहर निकाल सकता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसने जो है जल को अवशोषित कर लिया है, सोख लिया है, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से वो जो है अपना पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, यानी ओवर पानी है। तो आगे देखा जाए तो प्रभावित करने वाला कारक, यानी इसे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है हमारा प्रकाश। प्रकाश में रंध्र खुलते हैं जिससे वाष्प उत्सर्जन बढ़ता है। अगर प्रकाश में रंध्र नहीं खुलेंगे तो वाष्प उत्सर्जन घटेगा, तो ये प्रभावित करने वाला कारक में से है। दूसरा कारक है वो है तापमान। तापमान बढ़ने पर हवा की जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे प्रक्रिया तेज होती है। ठीक है, तो तापमान भी इसका कारक के रूप में है। तीसरा है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। यदि हवा में नमी ज़्यादा है तो वाष्प उत्सर्जन कम होगा, हवा में नमी कम है तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा। चौथा है वायु की गति। तेज हवा वाष्पित जल को हटा देती है, जिससे ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सभी जो है हमारा वाष्प उत्सर्जन के बारे में था। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि वाष्प उत्सर्जन पौधे की वह क्रिया है जिसमें वे अतिरिक्त पानी को वाष्प बनाकर उड़ा देते हैं। भले ही उसमें 99% सोखा हुआ पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसी प्रक्रिया की वजह से पौधे को जो है पोषण मिलता है और वे ठंडा रहते हैं और अपने आप को विकसित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था वाष्प उत्सर्जन के बारे में। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जैविक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आंसर है कि वायुमंडल में 78% जो है वो नाइट्रोजन होने के बावजूद यह गैस NH2 यानी कि नाइट्रोजन के रूप में होती है, जो रासायनिक रूप से बहुत ही स्थिर और अक्रिय होती है, यानी इनएक्टिव होती है। पौधे इसे जो है इस रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट परकेट्रियोटिक जीव यानी कि बैक्टीरिया या फिर आर्टेकिया वगैरह वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया यानी NH3 में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया वैश्विक नाइट्रोजन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी आप समझते हैं, लिखा है इसका मतलब ये है कि हमारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये जो हमारा NH2 है वो एक गैस का रूप होती है, जो एक स्थिर और इनएक्टिव गैस होती है और इसका ग्रहण जो है पौधा वगैरह डायरेक्ट नहीं करता है। इसलिए जो है इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भी बैक्टीरिया हो उसे जो है वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन करने का काम करती है और इसी को हम लोग जो है नाइट्रोजन चक्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। आगे चलिए समझेंगे दोस्तों। लिखा है कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवों का डाइजोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, डाइजोट्रॉप्स कहा जाता है। और इन्हें जो है 2 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है जो हमारा वो है सहजीवी। ये सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, जिसमें इसका देखा जाए तो राइजोबियम इसमें आता है। यह दलहनी फसल जैसे कि मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, इन सभी के साथ सहजीविता करता है। इसका फ्रेफिक यानी यह गैर दलहनीय पौधे हैं जिसमें एलनस
के साथ गांठें बनाने का काम करती है। तो ये पहला हमारा, ठीक है, पहला हमारा समूह है। दूसरा समूह है दोस्तों वो है असहजीवी, जिसको मुक्त जीवी भी बोलते हैं। तो ये मिट्टी या फिर पानी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, जो है वायवीय और अवायवीय। वायवीय में हमारा जो हो जाता है वो एजोटोबैक्टर होता है। अवायवीय यानी कि बिना हवा वाला, तो ये हमारा होता है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। नील हरित शैवाल जो कि एनाबेना और जो है नेस्ट्रॉक, ठीक है, तो ये सभी इनमें आते हैं। ग्रंथियों का निर्माण अगर देखा जाए तो सहजीवी स्थिरीकरण में जड़ की गांठें बनने की प्रक्रिया चरणों में होती है, जिसमें पहला होता है संकेत, यानी पौधे की जड़ फ्लोवोनाइटिस छोड़ती है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करने का काम करता है। फिर है कर्लिंग, बैक्टीरिया जड़ के बालों से चिपक जाते हैं, जिससे जड़ का बाल मुड़ जाता है। फिर है संक्रमण धागा, बैक्टीरिया एक धागे नुमा संरचना बनाकर जड़ के अंदर प्रवेश करने का काम करती है। और फिर जो है विभाजन का भी काम करती है, यानी बैक्टीरिया जड़ की कोशिकाओं में जाकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं, जिससे गांठ बन जाती है। बैक्टीरिया राइड्स, यानी बैक्टीरिया गांठों के अंदर बैक्टीराइड्स में बदल जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी प्रक्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। आगे देखा जाए तो जैव रासायनिक क्रियाविधि, यह प्रक्रिया जो है पूरी तरह से नाइट्रोजन नेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा संचालित होता है, जिसमें पहला हमारा हो गया वो एंजाइम की संरचना, और ये दो भाग में होता है, जिसमें पहला भाग होता है पी प्रोटीन और दूसरा होता है मोफी प्रोटीन। ऊर्जा का आवश्यकता इसमें होता है, यानी कि नाइट्रोजन के बीच जो है वो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, यानी 3 बॉन्ड का बंध को तोड़ने के लिए बहुत ही ऊर्जा लगती है, और एक अणु को स्थिर करने के लिए 16 एटीपी अणुओं की खपत होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन को नाइट्रोजीकरण करने के लिए, स्थिरीकरण करने के लिए। आगे देखा जाए तो ऑक्सीजन की संवेदनशीलता, नाइट्रोजन नेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ऑक्सीजन मिलते ही वह जो है निष्क्रिय हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है। आगे देखिए तो लिखा है दोस्तों कि लेथा हीमोग्लोबिन यानी गांठों के अंदर यह गुलाबी वर्णन एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में काम करने का काम करता है, और ये जो है ऑक्सीजन को सोख लेता है ताकि नाइट्रोजन नेज सुरक्षित रहे और अपना काम अच्छे से कर भी सके। तो ये काम करता है। आगे देखिए कि कृषि और पर्यावरण में इसका क्या महत्व है वो देखेंगे। तो इसमें देखिए मृदा की उर्वरता, यह मिट्टी की प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन का भंडार बढ़ाता है। एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो ये प्रति वर्ष 100 से 200 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिट्टी में जोड़ने का काम करता है, जिससे उर्वरता शक्ति बढ़ती है, ठीक है, मिट्टी की। फिर दूसरा जो है वो आर्थिक लाभ, यह किसानों की रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को 25 से 50% तक कम कर देता है, जिससे खेती की लागत धीरे धीरे घटती है, यानी खेती की लागत कम आती है। तीसरा है प्रोटीन उत्पादन, नाइट्रोजन अमीनो एसिड का एक आधार होता है। सफल नाइट्रोजन स्थिरीकरण से दाल वगैरह, फिर है चारा फसल वगैरह जो है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन इसमें मिलता है, यानी अच्छे जो है प्रोटीन का उत्पादन होता है। चौथा है पारिस्थितिकी संतुलन, रासायनिक खादें भूजल को प्रदूषित करती है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मारती है। जैविक स्थिरीकरण एक इको फ्रेंडली प्रक्रिया है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये काम करती है, यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का भी ये काम करती है। आगे पांचवा है दोस्तों वो है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कम, यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रियां भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ती है, तो जैविक विधि अपनाकर हम कार्बन फुटप्रिंट वगैरह को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी था, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो लिखा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रकृति का एक अद्भुत नैनो कारखाना है। यह नाइट्रोजन नेज एंजाइम के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाता है। यह प्रक्रिया न केवल पौधे को भोजन देती है बल्कि मिट्टी को जो है पुनर्जीवित करती है और पर्यावरण की रक्षा करने का भी काम करती है। तो टिकाऊ कृषि जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यह विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण वरदान के रूप में काम करती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों
छठा की ओर देखेंगे, जो कि क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हम लोग अच्छे से समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कैसे होता है, पौधे में ये अपना भूमिका कैसे निभाती, ये सभी चीज़ों को। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे यानी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में होती है, जिसे जो है कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जो हमारा है दोस्तों, वो एक प्रक्रिया है जो कौन सी प्रक्रिया है, तो ये जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का उपयोग करके, यानी सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो वही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और यही प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से पौधे की पत्तियों में ही होती है, जिसे हम लोग कोशिका की रसोई भी कहते हैं। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक के बारे में। तो पौधे के इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला चीज़ होता है हमारा सूर्य का प्रकाश, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाएगा। तो देखिए सूर्य का प्रकाश यह ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। फिर दूसरा हमारा क्लोरोफिल, तो यह पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक है जो धूप को सोखने का काम करता है, ठीक है। तीसरा जो हो गया वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे इसे हवा से अपने छोटे छिद्रों के जरिए लेने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करते हैं। और चौथा जो हो गया वो है जल दोस्तों, यानी H2O, जड़ें इसे मिट्टी से सोखकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये 4 चीज होना चाहिए, तभी ये प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक के रूप में, तभी ये प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। आगे चलिए देखेंगे, लिखा है कि प्रक्रिया के चरण, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका क्या चरण है, क्या प्रक्रिया है, वो देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मुख्य चरणों में पूरी होती है। पहला हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी यह चरण जो है वो केवल धूप की उपस्थिति में ही होता है। यह क्लोरोप्लास्ट को ग्रेना भाग में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में ये प्रक्रिया होती है। यहाँ सूर्य की ऊर्जा पानी की अणुओं को तोड़ देती है और इसका परिणाम क्या होता है कि इस चरण में ऑक्सीजन पैदा होती है जो बाहर निकल जाती है और ऊर्जा के छोटे पैकेज बनाने का काम करती है। तो ये है प्रकाशिक अभिक्रिया। अब दूसरा जो अभिक्रिया वो है अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी इसे जो है डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और इसे डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए सीधी धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि पहले चरण में बनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके इसे जो है अभिक्रिया करवाया जा सकता है। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा भाग में होता है। यहाँ हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा के पैकेटों में बंद, यानी उसकी मदद से ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, तो पौधे का भोजन तैयार हो जाता है। तो ये 2 तरीके से जो है इसका प्रक्रिया होता है। आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, तो पहला हो गया हम लोग का कि भोजन का आधार। दुनिया का हर प्राणी, चाहे इंसान हो या जानवर हो या फिर कोई भी होती पौधे वगैरह हो, तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधे बनाने यानी अपना खाना बनाने के लिए किसी ना किसी चीज़ पर निर्भर ही रहते हैं, ठीक है। यानी पौधे वगैरह पर ही इंसान वगैरह निर्भर है, यानी पौधे वगैरह भी जो है सूर्य वगैरह के प्रकाश पर निर्भर है। तो ये पौधे का आधार के रूप में जो है काम करता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा हो गया ऑक्सीजन का निर्माण। हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वह इसी प्रक्रिया का एक उप उत्पादक है, यानी इसी प्रक्रिया के कारण ऑक्सीजन बनता है। पौधे के बिना हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तीसरा हो गया पर्यावरण का संतुलन। तो पौधे हवा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कंट्रोल रहता है, यानी नियंत्रित रहता है और ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, ठीक है। और चौथा जो हमारा हो गया दोस्तों वो है कि ऊर्जा का भंडार। हम जो लकड़ी, कोयला या फिर पेट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वह लाखों साल पहले पौधे द्वारा जमा की गई सौर ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें आज फायदे मिल रही है। तो ये ऊर्जा का भंडारण में भी काम करता है। प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को
प्रभावित करने वाले, रोकने वाले कौन कौन से कारक है? तो पहला कारक हो गया प्रकाश की तीव्रता। धूप जितनी अच्छी होगी प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी, अगर धूप कम है तो प्रक्रिया कम होगी। दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में इसकी सही मात्रा होने पर ही भोजन जल्दी बनता है पौधों में, अगर नहीं है तो नहीं बनता है। फिर आगे है तापमान। बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर आगे दोस्तों पानी की उपलब्धता। अगर मिट्टी में पानी कम हो तो रंध्र बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाती और सूख के मर जाती है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण वह जादुई क्रिया है जो सूर्य के निर्जीव ऊर्जा को सजीव भोजन में बदलने का काम करती है। यह प्रकृति की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो बिना किसी प्रदूषण को हमें भोजन और जलवायु ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करती है। यानी प्रकाश संश्लेषण देखा जाए तो पौधों के लिए जरूरी है, हम लोग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे में होगा तो उसी के माध्यम से जो है ऑक्सीजन वगैरह बनेगा, भोजन वगैरह बनेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है कि प्रकाश अवधि, जिसको फोटो पेरिडियोजियम बोलते हैं, ठीक है, यानी फोटो पेरिडियोजियम डियोजियम एवं वर्नालाइजेशन को परिभाषित कीजिए तथा इसका जो है पुष्पन में इसकी क्या महत्व है वो लिखना है। तो हम दोनों को एक एक करके लिखेंगे। पहले हमने लिखा है प्रकाश अवधि, जिसको बोलते हैं फोटो पेरिडोजियम। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो प्रकाश अवधि वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधा दिन की लंबाई और रात की लंबाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। विशेषकर ये जो है फ्लावर वगैरह में देते हैं, यानी कि पुष्प वगैरह में पुष्पन के संदर्भ में होता है। और इसकी खोज जो है गार्नर और एलार्ड ने 1920 में की थी। पौधे में प्रकाश को महसूस करने के लिए एक विशेष वर्णन पाया जाता है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारा प्रकाश अवधि वो एक जैविक प्रक्रिया है और ये जो है पौधे के दिन की लंबाई, रात की लंबाई, इन सभी की प्रतिक्रिया देने का काम करता है। और ये किस चीज़ में देता है? तो कौन से पौधों में? तो ये पुष्पन वगैरह में, यानी फ्लावर वगैरह में, यानी फूल वगैरह में। ठीक है, और इसका खोज करने वाला कौन कौन था? तो गार्नर और एलार्ड ने किया था 1920 की ईस्वी में। और ये प्रकाश को महसूस करने के लिए एक विशेष वर्णक भी पाया जाता है इसमें, जिसको हम लोग फाइटोक्रोम भी बोलते हैं, फाइटोक्रोम भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि पौधे का वर्गीकरण इसमें कैसे होता है। तो पहला हो गया हम लोग का कि अल्प प्रदीप्तकाली पौधे, यानी कि इन पौधों की फूल आने के लिए एक क्रांतिक अवधि से कम प्रकाश और लंबी नियंत्रण रात की आवश्यकता होती है। यदि रात के अंधेरे को बीच में प्रकाश से भंग कर दिया जाए तो इसमें पौधा नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए सोयाबीन हो गया, तंबाकू हो गया, धान हो गया। तो ये पहला हो गया हम लोग का अल्प आदीप्तकाली पौधे। दूसरा हो गया दीर्घ आदीप्तकाली पौधे, यानी इन पौधों को फूल आने के लिए क्रांतिक अवधि से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन्हें छोटी रात की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए गेहूं हो गया, जौ हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया। तो ये है हमारा दीर्घ प्रादीप्तकाली पौधे। फिर तीसरा हो गया दिवस निष्प्रभावी पौधे। इन पौधों पर दिन या रात की लंबाई का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये परिपक्व होने पर स्वतः फूल देते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, कपास हो गया और सूर्यमुखी हो गया। तो ये सभी 3 प्रकार के हमारा जो हो गया पौधे का वर्गीकरण होता है हमारा पौधे यानी प्रकाश अवधि में। आगे देखा जाए दोस्तों तो वर्नालाइजेशन क्या है तो वो समझेंगे हम लोग। तो वर्नालाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे को कम तापमान देकर उसमें पुष्पन की प्रक्रिया को शीघ्र प्रेरित किया जाता है। कई पौधे, ठीक है, को फूल देने के लिए एक निश्चित समय होती है। समय तक जो है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्नालाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पौधे को कम तापमान देकर उसमें पुष्पन की प्रक्रिया को जल्दी से प्रेरित किया जाता है। और कई पौधे में तो
फूल वगैरह देने के लिए एक निश्चित समय वगैरह की ज़रूरत होती है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हाँ इसकी प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहला हो गया अनुभव। पौधे ठंड को अपने मेरिस्टम बढ़ते हुए शीर्ष या फिर अंकुरित बीजों के माध्यम से महसूस करने का काम करता है, यानी अनुभव करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा विशेषताएं है वर्नालीन। ठीक है, वर्नालीन माना जाता है कि ठंड के प्रभाव से पौधे में एक काल्पनिक हार्मोन वर्नालीन बनता है, जो पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, फूल वगैरह को बढ़ाने को प्रेरित करता है। फिर आगे हमारा है डी वर्नालाइजेशन। यदि वर्नालाइजेशन के तुरंत बाद पौधे को उच्च तापमान में रखा जाए तो ठंड का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी डी वर्नालाइजेशन हो जाता है। तो ये सभी जो हमारे थे वो इसकी मुख्य विशेषताएं थी। आगे देखा जाए कि पुष्पन में इसका महत्व क्या है, तो इन दोनों प्रक्रिया का कृषि और पौधे के विकास में बहुत ही निम्नलिखित महत्व है, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया कि फसलों का अनुकूलन। ये प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पौधा केवल तभी फूल देगा जब बाहरी वातावरण उसके बीज बनाने और फलने फूलने के लिए सबसे अनुकूल हो। इसमें फसल के विफल होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो ये इसकी जो है प्रमुख महत्व है। दूसरा महत्व हो गया दोस्तों कि फसल चक्र का छोटा करना। वर्नालाइजेशन के द्वारा किसान द्विवर्षीय पौधे यानी कि 2 वर्ष में, यानी एक ही वर्ष में 2 पौधे उगा सकते हैं, यानी 2 बार उगा सकते हैं। ठीक है, कोई पौधे को, तो जैसे गाजर हो गया, पत्तगोभी वगैरह हो गया, उसको एक ही वर्ष में फूल और बीज देने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी एक ही साल में दोनों चीज़, यानी फल भी फूल भी, यानी फूल भी और बीज भी। इसमें फसलों का प्रजनन चक्र छोटा होता है और पैदावार जल्दी इसमें मिलता है। तो ये इसकी प्रमुख महत्व है। आगे तीसरा है वो है असमय पुष्पन से बचाव। वर्नालाइजेशन पौधे को शरद ऋतु यानी कि सर्दी की शुरुआत में फूल आने से रोकता है। यदि फूल जल्दी आ जाए तो वह कड़ाके के ठंड में मर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फूल जो है बसंत ऋतु पर ही आने चाहिए, यानी वर्नालाइजेशन के माध्यम से पौधे में जो फूल आएगा वो उसे रोकता है। वो इसे सुनिश्चित करता है कि फूल जो है वो अभी ना आए, कि अगर आ जाएगा तो ठंड के कारण मर जाएगा, इसलिए वो जो है रोकता है और ये फूल को जो है वसंत ऋतु के बाद आने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये वर्नालाइजेशन का काम है। आगे देखिए चौथा है दोस्तों कि वर्ष भर पैदावार। प्रकाश अवधि के ज्ञान का प्रयोग करके ग्रीन हाउस में कृत्रिम प्रकाश देकर किसी भी मौसम में मनचाही फसल उगाई जा सकती है। जैसे लंबे दिन वाले पौधे को सर्दियों में अतिरिक्त रोशनी देकर उगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश अवधि का ज्ञान के माध्यम से और ग्रीन हाउस का यानी कृत्रिम प्रकाश वगैरह दे के हम चाहें तो कोई भी फसल को ज़्यादा रोशनी देकर उगा सकते हैं। ठीक है, मनचाही फसल उगा सकते हैं, मौसम के अनुसार नहीं। ठीक है, तो ये है। आगे पांचवा है कि पादप प्रजनन में सहायक। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के पौधे में अक्सर अलग अलग समय पर फूल खिले आते हैं। वैज्ञानिक प्रकाश और तापमान को नियंत्रित करके उन्हें एक साथ फलने फूलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ताकि उनके बीच क्रॉस बॉन्डिंग कराकर नई उन्नत किस्में बनाई जा सकती है। तो ये सभी वर्नालाइजेशन वगैरह के माध्यम से किया जा सकता है। पैदावार में वृद्धि। सही समय पर पुष्पन होने से दोनों का भराव और फलों का विकास बेहतर होता है, जिससे कुल पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सभी था। निष्कर्ष देख लेते दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि प्रकाश अवधि प्रकाश की मात्रा पर आधारित होता है, जबकि वर्नालाइजेशन जो हमारा होता है वो तापमान पर निर्धारित होता है, आधारित होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर पौधे की जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। आधुनिक कृषि में इन तकनीकों का उपयोग करके हम बेमौसम फसल उगा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी हमारा प्रकाश अवधि होता है वो प्रकाश पर आधारित होता है, वर्नालाइजेशन होता है वो तापमान पर आधारित होता है, और ये दोनों प्रक्रिया वगैरह को मिला के हम जो है वो जैविक घड़ी को नियंत्रित करते हैं। और आधुनिक कृषि में इस तकनीकों का उपयोग करके हम
बिना मौसम का भी फसल उगा सकते हैं, यानी बेमौसम फसल उगा सकते हैं और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां था हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बीज अंकुरण की प्रक्रिया तथा अंकुरण के दौरान होने वाले परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यानी बीज अंकुरण की प्रक्रिया के बारे में भी देखेंगे और अंकुरण के दौरान जो परिवर्तन वगैरह आते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि बीज अंकुरण क्या होती है। तो बीज अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीज की सुप्तावस्था प्राप्त हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है और भ्रूण सक्रिय होकर जड़ तथा तन के रूप में वृद्धि करने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान बीज के अंदर कई महत्वपूर्ण शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए पौधा विकसित होता है। यानी कहने का मतलब ये है, बीज अंकुरण एक प्रक्रिया होती है जो अनुकूल परिस्थितियों पर बीज को जो है उसको जो है अंकुर करवाने का काम करती है। इसका जो है सुप्ता अवस्था समाप्त हो जाती है, इसमें भ्रूण सक्रिय हो जाती है, जिससे जड़ और तना के रूप में ये वृद्धि करने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम जो है बीज अंकुरण प्रक्रिया बोलते हैं या फिर बीज अंकुरण बोलते हैं। आगे देखें तो बीज अंकुरण की प्रक्रिया क्या है। तो अंकुरण की प्रक्रिया जो है उसे 5 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला चरण हमारा हो गया वो है जल का अंतः शोषण। अंकुरण की शुरुआत बीज द्वारा जल सोखने से होती है। बीज के सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से जल अंदर प्रवेश करता है, जिससे बीज का आयतन बढ़ जाता है और उसका कठोर बाहरी आवरण नरम होकर फटने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये पहला चरण हमारा है। दूसरा चरण है शोषण की शुरुआत। जैसे ही पानी बीज के अंदर पहुंचता है, कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है। शुरुआत में यह शोषण अवायवीय होता है, लेकिन बीज चोल फटने के बाद यह वायवीय हो जाता है, यानी बिना हवा का होता है, उसके बाद ये हवा का हो जाता है। इस प्रक्रिया से कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा जो है वो प्राप्त होता है। तो ये शोषण की शुरुआत। फिर तीसरा दोस्तों एंजाइमों की सक्रियन और भोजन का रूपांतरण। जल के प्रभाव से जिब्रेलिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है, यानी जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव हो जाता है। यह हार्मोन जो है एमालाइज, प्रोटीएज और लाइपेज जैसी एंजाइमों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये एंजाइम बीज में जमा जटिल भोजन को सरल रूप में बदलने का काम करने का भी ये काम करता है। फिर आगे चौथा हमारा हो गया वो है मूलांकुर और पाकुर का विकास। सक्रिय भ्रूण सबसे पहले मूलांकुर को बाहर निकालता है, जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा से यानी दिशा में नीचे बढ़कर प्राथमिक जड़ बनाने का काम करता है। इसके तुरंत बाद पाकुर बाहर निकलते हैं, जो प्रकाश की दिशा में ऊपर बढ़कर तना और पत्तियां बनाती, यानी ये जो है मूलांकर जो है वो नीचे जड़ बनने का काम करता है और पाकुर जो है वो ऊपर प्रकाश संश्लेषण की तरफ आके प्रकाश की तरफ आके तना और पत्ती बनने का काम करता है। आगे पांचवा हो गया वो नवोदित का निर्माण। जैसे ही प्राथमिक पत्तियां विकसित होती है और प्रकाश संश्लेषण शुरू करती है, पौधा आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी अपने आप पर निर्भर हो जाता है और अंकुरण की प्रक्रिया इसे पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों आगे हम लोग कि अंकुरण के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो अंकुरण केवल बाहरी विकास ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई जटिल परिवर्तन होते हैं, जिसमें पहला हो गया हम लोग का भौतिक परिवर्तन, जिसमें भार का वृद्धि हो जाता है। जल अवशोषण के कारण बीज का वजन भारी वगैरह होने लगती है, भारी वृद्धि होती है। फिर है संरचनात्मक बदलाव। बीज का आवरण फट जाता है और भ्रूणीय अक्ष की लंबाई बढ़ने लगती है। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन होता है हमारा जो है रासायनिक और जैव रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पहला है कि जलापटघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। सचित भोजन का हाइड्रोलाइसिस होता है। उदाहरण के लिए अघुलनशील स्टार्च या फिर घुलनशील ग्लूकोज में बदल जाता है, ताकि इसे बढ़ते हुए भ्रूण तक पहुंचाया जा सके। फिर दूसरा क्या होता है हार्मोनल बदलाव। सुप्ता अवस्था बनाए रखने वाले हार्मोन का स्तर गिर जाता है और वृद्धि बढ़ने वाले हार्मोन जैसे कि जिब्रेलिन और साइटोकिनिन वगैरह का स्तर बढ़ने लगता है। फिर प्रोटीन संश्लेषण। नई कोशिकाओं और एंजाइम
के निर्माण के लिए तेजी से प्रोटीन वगैरह का संश्लेषण होने लगता है, ठीक है, इसके माध्यम से। तो ये हमारा रासायनिक और जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर आगे है कार्यायिक परिवर्तन, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, जिसमें जड़ हो गया, तन वगैरह का शीर्ष, ये सब में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती है। इसमें ट्रांसफर वगैरह यानी स्थानांतरण वगैरह होने लगता है, यानी पचा हुआ भोजन बीज पत्रों से निकलकर बढ़ते हुए जड़ और तने के सिरों की ओर प्रभावित होने लगती है। तो ये भी होने लगता है, ये सब परिवर्तन होने लगता है। आगे देखेंगे कि अनुकूरण को प्रभावित करने वाले कारण, यानी अनुकूरण के समय में जो टांग अड़ाने वाले कौन कौन से कारक है, यानी तो पहला हो गया जल या माध्यम का काम करता है और एंजाइमों को सक्रिय रखने में ये कारक बहुत ही भूमिका निभाता है। फिर है ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पादन करने यानी श्वसन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। फिर है दोस्तों तापमान, यानी उपयुक्त तापमान। अधिकांश फसलों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है सर्वोत्तम माना जाता है। तो प्रकाश जो है, कुछ छोटे बीज को अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता वगैरह भी होती है, जबकि कुछ अंधेरे में भी बेहतर अंकुरित होते हैं। तो ये प्रकाश भी जो है जरूरी होता है। अंकुरन का महत्व क्या होता है, तो देखिए जीवन की निरंतरता या पौधे की प्रजातियों को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए एकमात्र तरीका होता है अंकुर होना। दूसरा है कि खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन का आधार स्वस्थ अंकुरन ही होता है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए भी। तीसरा है पौधे का अनुकूलन, अनुकूलन की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पौधा तभी बाहर आए जब परिस्थितियाँ उसके बचने के अनुकूल हो। तो ये सभी जो है हमारा वो अनुकूलन के महत्व था, अनुकूलन का महत्व था। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि बीज अंकुरन एक अत्यंत व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें एक निष्क्रिय बीज अपनी पूरी भौतिक और रासायनिक संरचना को बदल देता है। यह जल अवशोषण से शुरू होकर संचित ऊर्जा के दहन और अंततः एक नए हरे जीवन का उद्भव पर यह समाप्त होता है। तो ये बीज अंकुरन के बारे में था। तो यही आपका था दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमने सिर्फ इतने ही 8 ही प्रश्न लिया आपके लिए, और यही 8 प्रश्न अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका एग्जाम में अच्छे से जाएगा, आप अच्छे मार्क्स भी ले आइएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपका करवाया जाएगा जल्द ही। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।